बेटा मैं तुम दोनों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करूँगा, हो सके तो जल्द ही रावलपिंडी का चक्कर लगा लेना। फारूक साहब ने ट्रेन पर सवार होने से पहले दोबारा वही बात दोहराई जो वो सारे रास्ते कहते आए थे। जी ज़रूर, शायान ने जवाब देते हुए उनका सामान उनके हवाले किया। फिर बारी बारी दोनों उनसे मिलने के बाद वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ गए। मैंने महसूस किया है कि तेरी जब से शादी हुई है तो कुछ खामोश सा हो गया है। अमूमन इस किस्म का रवैया लड़कियों का होता है, बेचारी नए घर में जाकर परेशान होती हैं, मगर तू। सरमद ने कुछ सोचते हुए गाड़ी स्टार्ट की। एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा गाड़ी का एसी भी ख़राब है। अगर अब ऐसे में तूने मेरा दिमाग भी ख़राब कर दिया ना तो सोच मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हाथ तो मैं अपने उसूल के मुताबिक उठाऊंगा नहीं। शायान की इस कदर संजीदा धमकी पर सरमद बिल्कुल खामोश हो गया और फिर तकरीबन आधा रास्ता गाड़ी में खामोशी रही। इस खामोशी को मोबाइल की घंटी ने तोड़ा। सरमद ने स्क्रीन पर जगमगाते प्राइवेट नंबर को देखा और मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, जबकि तीसरी बार फ़ोन बजने पर सरमद ने फ़ोन बंद करके डैशबोर्ड पर रख दिया। ये क्या चल रहा है और कब से? शायान ने सरमद का फ़ोन डैशबोर्ड से पकड़ते हुए ऑन किया। कुछ भी नहीं, ये लड़की अपने महबूब के लिए मुझसे तावीज़ बनवा रही है कि किसी तरह उसके दिल में इस लड़की की मोहब्बत पैदा हो जाए। सरमद फीका सा हंसा। उसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई है या नहीं, मगर तेरे दिल में इस लड़की की मोहब्बत ज़रूर पैदा हो गई है। शायान ने तस्दीक के लिए सरमद की तरफ देखा जो बिल्कुल खामोशी से सामने सड़क को देख रहा था। मैं कुछ मदद करूं? शायान ने बगौर सरमद को देखते हुए पूछा। अगर मैं ये कहूँ कि वो लड़की तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है तो क्या करेगा तू? सरमद के उस कदर अचानक और गैर मुतवक्को सवाल पर शायान ने हैरत से उसे देखा। ये क्या बकवास है? शायान कहते हुए दोबारा बाहर देखने लगा। कभी कभी हमें जो चीज़ बकवास लग रही होती है ना, वही चीज़ किसी दूसरे की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। सरमद ने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया। चल बस कर और मुझे यहाँ से असद के घर उतार दे। शायान की बात पर सरमद ने उसे घूरते हुए गाड़ी साइड पर लगाई। ये क्या बात हुई? तू क्या करेगा वहाँ पर? सरमद ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वहाँ मैंने सोना है, शायान ने सुकून से जवाब दिया। भाभी से लड़ाई हुई है? सरमद अब सचमुच शायान के लिए फिक्रमंद हुआ। लड़ाई का तो पता नहीं, मगर मेरा सुख चैन बर्बाद हो गया है। मैं कुछ देर अपनी पसंद से रहना चाहता हूँ। शायान ने जेब से सिगरेट निकाल ली। ये काम तो तेरे अपने कमरे में भी हो सकता है ना? सरमद के जवाब पर शायान तंजन हंसा। हो सकता था, है नहीं। वो जो सबकी तरफ से बीमार और मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक है ना, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। शायान ने मुंह से धुआं निकालते हुए जवाब दिया। मतलब? सरमद ने नासमझी से उसे देखा। मतलब ये कि अगर मैं उसे कुछ कहूँगा तो सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर हकीकत में वो लड़की बिल्कुल ठीक है और वो मुझे कुछ दिनों में पागल करके रख देगी। मैं उसे ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। उसकी आदतें इंतहाई अजीब हैं और उससे भी ज़्यादा अजीब वो अजीब अजीब से सवाल पूछती है। शर्म हया का उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। वो आम लड़कियों जैसी नहीं है। मुझसे ऐसे बात करती है जैसे दो लफंगे और आवारा लड़के गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर किसी तीसरी लड़के के बारे में बात कर रहे हों। शायान की बातों पर सरमद का पूरा मुंह खुल गया। मत पूछ यार, वो क्या चीज़ है। शादी की रात से लेकर आज सुबह के नाश्ते तक वो हर लम्हे मेरे होश उड़ाती आई है। शायान सिगरेट ख़त्म करके गाड़ी से बाहर फेंक रहा था। सच? सचमुच? सरमद बेयकीन था। बिल्कुल सच। और तुझे पता है कि वो आज मुझे सुबह क्या कह रही थी? शायान ने सरमद की हैरत को एंजॉय करते हुए उसे मज़ीद बताना चाहा। क्या? सरमद ने बेसाख्ता पूछा। कि आप मर्द होने का सबूत बाबा को दे दें। ये वक्त भी मुझ पर आना था। कौन सी बीवी सुबह उठकर अपने शोहर से ऐसे सवाल करती है, बता। शायान की बात पर सरमद का सर चकरा गया। खा कसम, सरमद बिल्कुल बेयकीन था। अपनी बकवास बंद कर और मुझे असद के घर उतार दे, इससे पहले कि अस्पताल जाकर मुझे अपना मेडिकल बनवाना पड़े। शायान ने बाहर देखते हुए कहा, जबकि सरमद पहले उसे गौर से देखता रहा, फिर पागलों की तरह हंसने लगा, जिस पर शायान के लबों को भी मुस्कुराहट ने छुआ। देखो शायान, आज मैं तुमसे थोड़ी ज़ाती नोयत की बातें करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम इन बातों को गौर से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे, मगर फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। हाकिम अली खान ने सामने बैठे हुए अपने बेटे के बेजार चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। जी आप अपना फ़र्ज़ अदा करें और ये बात के दूसरे कान से निकाल दूंगा तो आपका फ़िलहाल ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मगर गौर से सुनकर निकालूंगा, यह आपकी खाम ख्याली है। शायान ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया। तुम अब अकेले नहीं हो। हाकिम अली की बात पर शायान ने अपने इर्द गिर्द देखा।
क्या आपको मेरे आसपास भी कोई जिन्नात नज़र आ रहे हैं? लोगों के जिन निकालते निकालते आपने अपने बेटे के पीछे ही जिन डाल दिए हैं। कितनी बार कहा है ये काम छोड़ दें, वरना एक दिन आपको जिन्नात ही उठा कर ले जाएंगे। शायान ने फौरन सोफे से उठते हुए हाकिम अली के करीब पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए उजलत से कहा, मैंने अभी कहा कि मैंने तुमसे ज़ाती नौयत की बात करनी है और तुम ये फजूल बातें लेकर बैठ गए हो। हाकिम अली के याद दिलाने पर शायान ने दोबारा उनकी तरफ घूर कर देखा। आपकी उर्दू उन देहाती लोगों के साथ रहते रहते दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। आपने शायद लफ्ज़ ज़ाती के मायने नहीं पढ़े, वरना ये सवाल ना करते। शायान ने अफसोस से सर हिलाया। बरखुरदार, मुझे तो याद नहीं रहे, अगर आपको याद हैं तो बता दीजिए। हाकिम अली खान ने अपने बेटे को देखते हुए मुस्कुराकर तंज किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि बाहर पढ़ने की वजह से शायान की अपनी उर्दू कितनी कमज़ोर है। ज़ाती का मतलब एक ज़ात से मुंसलिक होता है, ना कि इर्द गिर्द के लोगों से। आपने कहा कि अब तुम अकेले नहीं रहे। मुझे बताएं कि ये जुमला किस हिसाब से ज़ाती लफ्ज़ के ज़ुमरे में आता है। शायान के जवाब पर हाकिम अली ने उन्हें मशकूक नज़रों से देखा। शायान, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तुम दिन ब दिन चिड़चिड़े और बदतमीज़ होते जा रहे हो। अब बाप से बात करने की तमीज़ भी भूल गए हो क्या? हाकिम अली के डांटने पर शायान ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मगर फिर किसी ख्याल के तहत खामोश रहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ उसे बर्बाद करूं। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए तुम्हें बुलाया था कि किसी की बेटी के साथ अपनी मर्दानगी के रोब में जुल्म करना गुनाह के ज़ुमरे में आता है। दुआ बेटी पहले ही बहुत दुखी है, इसलिए मैं उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से उसके चेहरे पर मुझे उदासी नज़र आई तो अपनी खैर मनाना। बीवी के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, वो हमारी साथी होती है। अब तुम पर मुनहसर है कि तुम अपना साथी अच्छा बनाना चाहते हो, जो आगे चलकर तुम्हारे दुख दर्द में शामिल हो, या उसे अपना दुश्मन। एक वक्त आता है जब माँ बाप बहन भाई सब साथ छोड़ जाते हैं, तब यही बीवी उन सब की कमी पूरी करती है। आज अगर तुम उससे अच्छा सलूक करोगे तो कल इस सलूक का बेहतरीन सिला भी पाओगे, समझे? हाकिम अली ने आखिर में शायान को मुखातिब किया, जो सामने पड़ी मेज़ के नक्शो निगार को बड़े गौर से देख रहा था। जी, सुन लिया, अब मैं जाऊं? शायान फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगर दुआ बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे दरगुजर करना, उसके चेहरे पर खुशी नज़र आनी चाहिए। इस तरह तुम्हारी मरहूमा खाला की रूह भी तुमसे खुश हो जाएगी। और हाँ, रात को जल्दी घर आया करो, तुम्हारी बीवी को तुम्हारा इंतज़ार होगा। यही दिन है कि बंदा एक दूसरे के पास फुर्सत से बैठ सकता है, वरना बच्चे होने के बाद तो बंदा अपने कामों में ही उलझ जाता है, फिर एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता। औरत को घरदारी और बच्चों की देखभाल से फुर्सत नहीं मिलती और मर्द अपनी ख़ानदानी और मुआशी मसाइल में उलझ कर रह जाता है। हाकिम अली की बातों से शायान सख्त बोर हो रहा था, लिहाजा सिर्फ हाँ हूँ पर ही गुजारा था। अगर चाहो तो अपनी बीवी को लेकर कुछ दिनों के लिए सैर पर चले जाओ, मगर सालाना उर्स से पहले वापस आ जाना। सरमद अभी ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। हाकिम अली ने शायान की पुश्त को देखते हुए कहा, जो जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, यहाँ तक कि अपने कमरे में भी नहीं। आधा जुमला शायान ने अपने दिल में अदा किया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता बाहर निकल गया, जो इस चीज़ का निशान था कि उसे बातें पसंद कुछ ज़्यादा नहीं आई। भाई साहब, आपने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, हमसे पूछना भी पसंद नहीं किया। लोग क्या कहेंगे कि किस तरह चोरी छुपे अपनी बेटी ब्याह दी। अजरा बेगम मुसलसल रो रो कर फारूक साहब से लड़ रही थी। देखो रुखसाना, तुम ही इसे समझाओ। मैंने सारी बात तुम लोगों को तफसील से बता तो दी है, फिर इस बचपने का क्या मकसद है? फारूक साहब समझा समझा कर अब तंग आ चुके थे। मैं इसे क्या समझाऊं? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि आपने कैसे दुआ की शादी कर दी। यानी ये कौन सा तरीका है? रुखसाना बेगम ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। तुम दोनों दुआ के लिए परेशान मत हो, वो कुछ दिनों तक चक्कर लगाएगी। तुम्हारे दिलों में जो भी शकूक व शुबहात है ना, वो उससे बात करके मुझे पूरी उम्मीद है कि निकल जाएंगे। फारूक साहब अब आराम करना चाहते थे, मगर वो दोनों मुसलसल उनका सर खा रही थी। भाई साहब, हमें नहीं मालूम, आप दुआ को वापस लाएं, हम धूमधाम से उसे रुखसत करेंगे। इस तरह तो वो लोग समझेंगे कि हमारी दुआ किसी घटिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसे अपने ससुराल में इज्जत नहीं मिलेगी बगैर जहेज़, और इस तरह की शादी से। अज़रा बेगम ने भरपूर तरीके से फिर वही बात दोहराई। मैंने कहा ना, परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे और ख़ानदानी हैं, ऐसी घटिया सोच नहीं रखते। फारूक साहब की उम्मीद से ज़्यादा वो दोनों उनका सर खा रही थी।
आपका मतलब है कि वो ख़ानदानी है और हम क्या हैं? अज़रा बेगम चीख कर बोलीं, जिस पर फ़ारूक साहब का सब्र जवाब दे गया, बस अब बहुत हुआ, मैं इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी बेटी थी, मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी उसकी शादी करूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। फ़ारूक साहब के दो टोक लहजे पर दोनों पाँव पटकती कमरे से बाहर आ गईं, जबकि फ़ारूक साहब ने सुख का सांस लेते बिस्तर का रुख किया। देखा तुमने अपनी भतीजी के काम, कैसे उस अमीर कबीर लड़के को फंसा लिया, और भाई साहब को तो देखो बिल्कुल बेगैरत बने हुए बैठे हैं। रुखसाना बेगम की बात पर अज़रा बेगम ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। मैं क्या करूं, मेरे मासूम भाई पर उसने जादू कर दिया है। अच्छे भले होते थे, मेरी हर बात सुनते थे, मगर अब देखो। ये कहकर अज़रा बेगम दोबारा रोने लगी। अब रोने से क्या फ़ायदा, वो तुम्हारे हाथ से निकल गई है। अब इस बुढ़ापे में करती रहो काम, मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहती थी। खैर, इतनी परेशानी की कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक वापस आ जाएगी। भला 2 दफ़ा तलाक याफ्ता लड़की को कौन कितने दिन अपने पास रख सकता है, वो भी वापस भेज देगा। रुखसाना बेगम की बात पर अज़रा बेगम ने चादर से अपने आंसू साफ किए। उसे एक दफ़ा फिर वापस आने दो, वो हशर करूंगी मैं उसका कि वो याद रखेगी। अज़रा बेगम के ख़यालात पर रुखसाना बेगम मुस्कुराने लगी। शुक्र है आपने कॉल तो रिसीव की, मैं समझा था कि अब आप मुझसे बात ही नहीं करेंगी। अनाया की कॉल अटेंड करने पर सरमद ने अपने दिल में शुक्र अदा करते हुए कहा, मैं आपसे क्यों बात नहीं करूंगी? अनाया ने हैरत से पूछा। वो उस दिन गलती से सरमद ने याद दिलाना चाहा। अच्छा छोड़ें उस बात को, वो तो एक गलत फहमी थी, और मैंने वैसे भी उस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। अनाया ने माहौल को संजीदगी से बचाने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जिस पर सरमद ने सुख का सांस लिया। फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई। दोनों ही एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार करने लगे। वो आपने तावीज़ अभी तक नहीं भेजा? अनाया ने खामोशी को तोड़ते हुए बिलाखिर सवाल किया। मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ यही बात करना चाह रहा था, पर आप वादा करें, जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं हो जाएगी आप बीच में नहीं बोलेंगी। सरमद ने बात करने से पहले वादा लेना चाहा। ये क्या बात हुई? मेरा नहीं ख्याल कि छोटी छोटी बातों पर वादा लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप बात करें, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अनाया को सरमद का यह कहना बुरा लगा था। दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास, बल्कि किसी के भी पास ऐसा कोई तावीज़ नहीं जिससे आप दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकें। दिलों को नरम करना और उसमें मोहब्बत डालना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इसमें हम इंसानों का कोई अमल दखल नहीं। हाँ, अलबत्ता हम अपने इखलाक से दूसरों को मुतासिर ज़रूर कर सकते हैं। सरमद ने संभल कर मुनासिब अल्फाज का चुनाव किया, ताकि अनाया को कम से कम दुख और मायूसी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रहे थे, मुझसे झूठ बोल रहे थे। आपने तो कहा था कि आपके पीर के कब्ज़े में जिन्नात हैं और वो उनसे जो मर्ज़ी चाहे काम करवा सकते हैं। अनाया को एकदम गुस्सा आया। वो सब झूठ नहीं था, मगर सरमद उसे कायल करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाशने लगा। मगर आप बहुत बड़े झूठे हैं, ये बात मुझे अब समझ आ चुकी है। मैंने आप पर एतबार किया और आपने मेरे एतबार का खून, आपने मेरे जज्बात से खेला है। मुझे आपसे शदीद नफ़रत हो रही है। मैं आपको एक समझदार और मुखलिस इंसान समझती थी। अनाया को अपने साथ हुए धोखे पर शदीद दुख हो रहा था। अनाया, आप मेरी बात तो सुने। मैं आपके साथ अब भी मुखलिस हूँ, तभी आपको ये सब बता रहा हूँ, वरना। सरमद ने अनाया का गुस्सा कम करने के लिए उसे समझाना चाहा। मुझे आपकी संजीदगी या मुखलसी से क्या मतलब, मुझे बस अपने काम से गर्ज है। अनाया का लहजा अब हर एहसास और एहतराम से आरी था। सॉरी मैडम, फिर तो आपने गलत जगह और गलत बंदे का इंतखाब किया। सरमद ने फ़ौरन माजरत की। वो अब मज़ीद अनाया को धोखा नहीं दे सकता था। मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं, मुल्तान के लोग होते ही बेवफा और धोखेबाज हैं। हमारी चची भी। अनाया ने कुछ कहते कहते खुद को रोका। ये तो गलत बात है। आपको मुझ पर गुस्सा है, लिहाजा मुझ पर ही उतारें। पूरे शहर को घसीटने से क्या होगा? सरमद के जवाब पर अनाया को मज़ीद गुस्सा आया था। खबरदार, जो अब आपने मुझे कोई कॉल या मैसेज किया तो। अनाया ने कहते साथ ही कॉल काट दी, जबकि सरमद फ़ोन को घूरने लगा। इतने दिन मुझे उल्लू बनाता रहा। अनाया, तू बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुझ में अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं। जो चाहे तुझे बेवकूफ़ बना सकता है। कुशन, तकिए और डेकोरेशन की सारी चीज़ें उठा उठा कर वो नीचे फेंक रही थी। उसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, और साथ ही साथ वो किस बात पर रो रही थी वो खुद भी इससे अनजान थी। 2 दिन से दुआ शदीद उदास थी।
एक तो वो अपनी इस अचानक हुई शादी से और दूसरा बाबा के जाने से। अभी भी वो बेड पर आलती पालती मार कर बैठी अपनी सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। दुआ ने अंदर आते शायान को गौर से देखा। सॉरी, मैंने आहिस्ता ही खोला था, मगर वो ज़ोर से दीवार से जा लगा। शायान ने दुआ के घूरने पर फ़ौरन अपनी सफाई दी, फिर ड्रेसिंग टेबल पर आदत के मुताबिक वॉलेट, घड़ी और मोबाइल रखा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। जूते रैक पर उतारने हैं, गंदे जूते बाथरूम में लेकर नहीं जाना। दुआ के कहने पर वो अपना स्लीपिंग ड्रेस लेते हुए पलटा और बगैर कुछ कहे जूते रैक पर उतार कर स्लीपर पहने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जिस पर दुआ को शदीद हैरत हुई। कल कहाँ थे? शायान को वॉशरूम से निकलते देखकर दुआ ने पूछा। दोस्त के घर। मुख्तसर जवाब देते शायान खुद को मिरर में देखने लगा। दोस्त का कोई नाम भी तो होगा। दुआ के सवाल पर शायान ने पलट कर उसे घूरा। नाम पूछा है, घूरने को नहीं कहा। दुआ ने शायान के यूं देखने पर चोट की। असद। असद नाम है उसका। शायान ने ना चाहते हुए भी जवाब दिया। वो दुआ के साथ मुंहमारी नहीं करना चाहता था। क्या काम था उससे जो 2 दिन तक घर वापस नहीं आए? दुआ को तो कोई बंदा चाहिए था जिस पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल सकती। अब ये शायान की बदकिस्मती थी कि वो उस वक्त उसके सामने था। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों हर वक्त मोहब्बत से लड़ती रहती हो? मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि तुमसे लड़ाई ना हो और तुम्हारी हरकतों को इग्नोर भी करता हूँ। ये मत समझना कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। फिर तुम ये सब क्यों करती हो? आज बता ही दो। और हाँ, ये बात भी याद रखो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारे सब झूठ सच पर ईमान ले आऊँगा। मैं शायान हूँ। अगर मेरे साथ रहना है ना तो ठीक से रहना सीखो, वरना इस हवेली में बहुत से कमरे खाली पड़े हैं। मुझे खामखा की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा मुझ पर हुक्म चलाने या रोक टोक करने की कोशिश मत करना, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। शायान ने उसे उंगली उठाकर तंबीह की। वो आज ये बात सोच कर आया था कि वो दुआ से साफ साफ अल्फाज में बात करेगा, क्योंकि इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजर सकती कि एक बंदा बोलता रहे और दूसरा सुनता रहे, जबकि दूसरे की गलती भी ना हो। अगर वो मेरे साथ चलेगी तो ठीक, वरना उसकी अपनी राह और मेरी अपनी राह। शायान के जवाब पर दुआ उसे देखती रही। इस तरह क्या देख रही हो? मेरे सर पर सींग तो नहीं निकल आए? और साफ साफ उर्दू ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। उर्दू तुम्हें समझ तो आती ही होगी। शायान ने दुआ को चुपचाप घूरते देखकर पूछा। कुछ देर दुआ इसी तरह शायान को देखती रही, फिर हंसने लगी और देखते ही देखते उसकी हंसी रोने में बदल गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शायान ने उसकी इस हरकत को बड़े गौर से नोट किया। उस वक्त उसे दुआ की ज़हनी हालत पर शक हो रहा था। इससे पहले कि शायान उसे चुप कराता या मज़ीद कुछ कहता, दुआ एकदम खामोश हो गई। अपने आंसू साफ किए और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, जबकि शायान का सकून उस हरकत को देखते ही रुखसत हो गया। ऐसे लगता है जैसे मैं किसी हॉरर मूवी में काम कर रहा हूँ। देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रही। शायान ड्रेसिंग टेबल पर बैठा मुसलसल बज़ाहिर सोती हुई दुआ को देखता सोच रहा था। हो सकता है ये डबल पर्सनालिटी का शिकार हो। कभी तो बहुत पुरएतमाद तरीके से लड़ने झगड़ने लगती है और कभी। शायान ने बालों में हाथ फेरा। मेरे ख्याल से इसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। सुबह ही पता करता हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायान अब कमरे में चक्कर लगा रहा था, काफ़ी देर दुआ को देखने और उसके बारे में सोचते हुए। वो अब थक चुका था। अभी वो उलझा सोने के लिए बिस्तर पर बैठा ही था कि दुआ की बुड़बुड़ाहट शुरू हो गई। न जाने वो क्या कह रही थी और क्यों कह रही थी, मगर इतना पता चल गया था कि जैसे वो किसी चीज़ से डर रही हो या अपने आप को बचा रही हो। शायान कुछ देर उसे देखता रहा, मगर फिर उसे उठाना ही मुनासिब लगा। शायान ने गिलास में पानी डाला और दुआ को कंधे से हिलाया। उठो, पानी पियो। शायान के बुलाने पर दुआ फौरन जाग गई, घूरने लगी उसे जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अब खुदा के लिए ये मत कह देना कि तुम कौन हो। शायान ने बेजारी से उसे पानी का गिलास देने के लिए आगे किया, जिसे दुआ ने फौरन थाम लिया। क्या मैंने पानी मांगा था? दुआ ने खोए खोए से लहजे में चंद घूंट पानी पीने के बाद शायान को देखकर पूछा। कुछ कहा था। मैंने उसकी ट्रांसलेशन अपनी ज़ाती समझकर उर्दू के मुताबिक यही की कि मुझे पानी पिला दो। शायान दुआ पर तंज करता ग्लास टेबल पर रखने लगा। सॉरी। दुआ कुछ शर्मिंदा सी दोबारा लेटने लगी। कोई बात नहीं, एक अच्छा खामद होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। शायान की मुस्कुराहट पर दुआ भी मुस्कुराने लगी। खुदा की कसम, मैं जानबूझकर ये सब नहीं करती। दुआ को पता नहीं क्यों गिल्ट फील हो रहा था।
اس لیے اس نے شایان کو یہ بتانا مناسب سمجھا، جس پر شایان سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کرنے لگا۔ مطلب ظاہر تھا کہ وہ سونا چاہ رہا ہے۔ سوری، دعا نے پھر ہلکی سی آواز میں کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، رات کافی ہو گئی ہے، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ شایان کا سارا غصہ دعا کی اس سوری پر ختم ہو گیا۔ اب اس کے دل میں غصے کی جگہ ہمدردی نے لے لی تھی۔ شاید اس لڑکی کو علاج کی سخت ضرورت ہے، میں صبح ہی کسی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ کوئی یقین کیوں نہ کرے ان کے قول کا، ہر بات میں قسم ہے، قسم بھی خدا کی ہے۔ شایان اپنے پہلو میں لیٹی دعا کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ نائلہ نے شایان کو لان میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، شایان نے کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو عام ہی بتا دو، نائلہ مسکراتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دعا کی دوسری شادی کس وجہ سے ختم ہوئی تھی؟ شایان کے سوال پر نائلہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ جب دعا نے بتا دیا ہے تو مجھ سے تصدیق کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ نائلہ کے جواب پر شایان مسکرایا۔ وہ میری بیوی نہیں بلکہ ایک مریضہ ہے۔ شایان کی تصحیح پر نائلہ نے منہ بنایا۔ آپ بات کو بدل رہی ہیں، بتائیں نا، اس کی شادی کیوں ختم ہوئی تھی؟ شایان نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ بقول دعا اور کچھ حد تک تمہارے بھی، کہ تم دونوں کے درمیان سب کچھ نارمل ہے تو تم اسی سے پوچھ لو نا، نائلہ نے ناراضگی سے کہا۔ کیونکہ ہم ایک نارمل کپل نہیں ہیں تو ہمارے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں، آپ بتا دیں، شاید اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، مجھے اس کا علاج کرنے میں کافی آسانی رہے گی، ورنہ… شایان نے کندھے اچکائے۔ تم اس بارے میں اس سے بات کرو، پھر دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے۔ نائلہ کے جواب پر شایان خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نائلہ نے ابرو اچکائے۔ دیکھ رہا ہوں کہ اچھی خاصی میری خالہ ہوا کرتی تھی۔ شایان نے تھیں پر زور دیا۔ بدتمیز، تھیں نہیں ہوں۔ نائلہ نے اسے زور سے ایک تھپڑ رسید کیا۔ ہیں کہاں تھیں؟ میری خالہ مجھے ہر سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیا کرتی تھی، یوں گھما پھرا کر نہیں۔ شایان کے جواب پر نائلہ ہنس پڑی۔ میں کل واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، تم دعا کا بہت خیال رکھنا، مجھے امید ہے کہ تم دونوں کے درمیان جلد ہی سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ دعا بہت اچھی لڑکی ہے، نائلہ نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی، جبکہ وہ سامنے لگے درختوں کی قطار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں ایک بدمعاش لڑکا، ہے نا، اس کا خیال تو میں رکھ لوں گا، میرا کون رکھے گا؟ کبھی یہ خیال آیا آپ کو؟ شایان نے گلہ کیا۔ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو، تمہیں بھلا کسی کی ضرورت کیوں ہوگی؟ نائلہ کے سوال پر وہ ہنستا ہوا کھڑا ہوا۔ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مگر وہ آپ کی بھانجی جس کے ساتھ مجھے دن رات رہنا ہے نا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، لہٰذا میرا خیال رکھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ شایان نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، اگر تمہیں خیال رکھنے والا چاہیے تو میں سرمد کو کہہ دیتی ہوں کہ تمہارا خیال رکھے گا، نائلہ نے شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ خدا کا واسطہ ہے اسے کچھ مت کہنا، شایان نے نائلہ کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اتنا اچھا تو ہے، نائلہ نے شایان کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ بہت اچھا ہے، دعا بہت اچھی ہے، ایک میں ہی تو برا ہوں، باقی سب تو جنت سے آئے ہیں نا۔ شایان کی مصنوعی ناراضگی پر نائلہ ہنسی تھی۔ جب انسان کو کسی چیز کی عادت ہو جائے نا تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہو رہا ہے، مجھے دن رات سرمد کے ساتھ بات چیت کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اب اس کا نمبر بلاک کرنے کے بعد مجھے یہ موبائل بھی بیکار لگنے لگا ہے، جیسے اس کا کوئی مقصد ہی نہ رہا ہو۔ ابھی بھی وہ موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی، پچھلے ایک ہفتے سے کئی بار وہ اس کا نمبر ڈیلیٹ، بلاک اور دوبارہ سیو کر چکی تھی، اور غیر شعوری طور پر وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ بھی رہی تھی۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، کچھ پتہ بھی ہے تمہاری اس لاڈلی اور بھولی بھالی کزن نے کیا گل کھلایا ہے؟ رخسانہ بیگم نے ٹیرس پر گمسم سی بیٹھی عنایا کو اپنے طور پر اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ مما پلیز بس کریں، مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں سننا، اور رہی بات معصومیت کی تو وہ ہے ہی معصوم، آپ مانیں یا نہ مانیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عنایا نے نرم لہجے میں اپنا دبا دبا سا غصہ ظاہر کیا۔ بھائی صاحب اسے وہیں چھوڑ آئے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ رخسانہ بیگم عنایا کے پاس بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ چچا واپس آ گئے ہیں؟ مگر کب؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ لو بھائی، تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ آج کل دن رات تم اپنے کمرے میں ہی جو رہتی ہو، باہر نکلو تو پتہ چلے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، اور گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ رخسانہ بیگم کے جواب پر عنایا کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ چلو اچھا ہے،
कुछ दिन दुआ का माहौल बदलेगा तो उससे उसकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। यहाँ तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अनाया के जवाब पर रुखसाना बेगम ने नफरत से सर नफी में हिलाया। कुछ नहीं, अब वो वहाँ हमेशा के लिए चली गई है। भाई साहब उसकी शादी वहाँ करके उसे वहीं छोड़ आए हैं। रुखसाना बेगम की बात पर अनाया को हैरत का शदीद झटका लगा। ये कैसे मुमकिन है? अनाया ने बेयकीनी से पूछा। हमें भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर यही सच है। भाई साहब उसे वहाँ छोड़ आए हैं। रुखसाना बेगम के जवाब पर अनाया एकदम से खामोश हो गई। पूछोगी नहीं कि उसकी शादी किसके साथ हुई है? रुखसाना बेगम ने अनाया को खामोश बैठा देखकर कहा। जिससे भी हुई है, अल्लाह करे वो उसे खुश रखे। मैं तो उसके लिए दिल से यही दुआ कर मैं तो उसके लिए दिल से यही दुआ कर सकती हूँ। आप और पुप्पो को पता नहीं उससे क्या मसला है। अनाया ने हल्का सा तंज किया। बेटा जी, माँ पर तंज करने से पहले ये तो सुन लो कि उसने शादी किसके साथ की है। शायद फिर तुम्हारी आंखों पर बंधी मासूमियत की पट्टी खुल जाए और तुम उसका असल रूप देख सको। रुखसाना बेगम ने मजे लेते हुए कहा। लगता है उसकी शादी किसी शहजादे से हो गई है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह सब्र का फल ज़रूर देता है और वो मीठा भी होता है। अनाया मुस्कुराई। वो जो लड़का यहाँ आया था ना, याद है? बड़ा प्यारा सा था और थोड़ा सा बदतमीज़ भी। रुखसाना बेगम ने अपने तौर पर अनाया को शायान का हुलिया बताया, जबकि अनाया के जहन में आंधियाँ चलने लगी। मामा प्लीज़ अब ये मत कह देना कि दुआ की शादी उस लड़के से हो गई है। अनाया ने माँ को रोकना चाहा। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। वो कुछ भी ऐसा सुनने को तैयार नहीं थी जो उसकी उम्मीदें तोड़ देता। यही तो बता रही हूँ कि उस मासूम ने अपनी अदाओं से सबको बेवकूफ़ बनाते हुए उस खूबसूरत अमीर कबीर लड़के से शादी कर ली है। भाई साहब उन दोनों का निकाह करके वापस आए हैं। अब बोलो कि तुम्हारी कज़न मासूम है। मैं और अज़रा ख़्वामख़्वा उसके पीछे पड़ी रहती हैं। रुखसाना बेगम और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर अनाया को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसका दिमाग ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि शायान की शादी हो गई है, वो भी उसी की कज़न से। नामुमकिन। अनाया ने नफ़ी में सर हिलाया। अनाया को उस वक्त दुआ पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कुछ देर पहले की हमदर्दी एकदम से ख़त्म हुई थी। चंद लम्हे वो खामोशी से बैठी रही। फिर जब जज्बात बढ़ने लगे तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई, जबकि रुखसाना बेगम उसकी इस हरकत को बहुत गौर से देख रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानती। वो सिर्फ मेरा है। दुआ उससे कैसे शादी कर सकती है? कभी नहीं। दुआ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? काश ये झूठ हो। अनाया ने रोते हुए तकिया मुंह पर रख, मगर मुंह छुपाने से गम तो नहीं छुपते ना।